नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण के नामांकन में दिखी थी जबरदस्त भागीदारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का एक और प्रहार। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया गया ढेर। राजौरी में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। तेज हुई कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग। भाजपा का आज से कोलकाता में 7 दिनों का धरना। सीएम ममता बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक। कहा, न्याय नहीं बदला लेना है ममता बनर्जी की प्राथमिकता। बारिश बाढ़ के कहर से गुजरात बेहाल। प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर ली स्थिति की जानकारी। 2 दिन भारी बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। और सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। एलओसी पर 2 अलग अलग ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माछिल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी को मार गिराया। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। इस बीच पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर है। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 24 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 279 नामांकन पत्रों में से 244 नामांकन वैध पाए गए। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है। अगर इस चरण में देखें तो 5 सितंबर तक आप नोटिफिकेशन यानी कि जो उम्मीदवार हैं
वो अपने नाम दाखिल कर सकेंगे। तो वहीं 6 सितंबर को स्क्रूटनी की तिथि रखी गई है और 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यानी कि दूसरे चरण का घमासान 9 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है और इस महीने की 30 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तिथि है। यानी कि पहले चरण का जो घमासान है वो इस महीने की 30 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए मतदान होना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो तीसरे चरण के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर से जारी होगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी हर उस तैयारी को पूरा कर लिया है जिससे कि राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो सके और इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके पास मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसके लिए उन्होंने हर वो मुकम्मल तैयारी की है जिससे इसमें वोटर टर्नआउट भी आगे रहे। तो देखना होगा कि इस दूसरे चरण के लिए अब उम्मीदवारों की जो कवायद है वो किस तरीके से शुरू होती है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत बीएसएफ ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी नागरिकों को गांव डोलापारा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब ये एक टोटो में हल्दीबाड़ी की यात्रा कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 मोबाइल और 1 बांग्लादेशी मुद्रा बरामद की गई। बीएसएफ की ओर से बताया गया कि उत्तर बंगाल फ्रंटियर राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को विफल करने और सीमा की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विशाखापट्टनम जासूसी मामले में एनआईए ने पूरे भारत में कई राज्यों में छापे मारे हैं। पाकिस्तानी आईएसआई जासूसी रैकेट के माध्यम से भारत विरोधी साजिश के तहत भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारी लीक की गई थी, जिसके एवज में छापे मारे गए हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में एनआईए ने 16 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली है। तलाशी लिए गए परिसर उन संदिग्धों से जुड़े थे जिन्हें भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे मिले थे। एनआईए द्वारा की गई तलाशी के दौरान कुल 22 मोबाइल फोन्स और कई संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि एनआईए ने 19 जुलाई 2023 को इस मामले में एक फरार पाकिस्तानी नागरिक मीर बलज खान सहित 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 2023 को एनआईए ने मनमोहन, सुरेंद्र पांडा और एल्वन के रूप में पहचाने गए 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव एल्वन फरार है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट आरोप की सुनवाई राज्य के बाहर कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत को लेकर रेड्डी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि तेलंगाना सीएम के बयान सुप्रीम कोर्ट पर आक्षेप लगाने जैसे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट ने कहा कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी से पूछकर फैसला लेना होगा। आपको बता दें कि तेलंगाना सीएम ने के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि के कविता को 5 महीने में ही जमानत मिल गई जबकि सिसोदिया को 15 महीने बाद बेल मिली और केजरीवाल अब भी जेल में है। उन्होंने कहा था कि बीआरएस और बीजेपी के बीच आपसी तालमेल है और बीआरएस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत करीब 1360 करोड़ रुपए है। इसमें 2 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 अन्य रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है जिसके तहत 14 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने राज्य को डबल रेल लाइन की सौगात देने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को डबल लाइन रेलवे की जो सौगात दी है और 2 नई रेल परियोजना दी है, लगभग 1360 करोड़ की ये सौगात हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने लगातार रेलवे की बढ़ोतरी पर जिस तरीके से कार्य योजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की और उसके कारण से केंद्र सरकार ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात देने के लिए रेलवे में 1360 करोड़ की भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मंजूरी मिली है और इससे छत्तीसगढ़ में खनिज के परिवहन में अन्य प्रदेशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। 37 किलोमीटर दोहरी रेल लाइन से और इस गति में विस्तार होगा। इस कनेक्टिविटी के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न औद्योगिक गलियारों के तहत 12 शहरों में स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार के गया में शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में 1670 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है, जो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अप्रूव किया है, जिसमें बिहार में गया भी एक है। यह बिहार की बहुत पुरानी डिमांड थी और हम लोग इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 1 जुलाई को बजट में ये पेश किया था प्रपोजल और इतनी जल्दी उन्होंने सब अप्रूव कर दिया। उम्मीद है कि इससे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम में बिहार को काफ़ी फायदा होगा आगे आने वाले समय में। और खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इसकी जानकारी दी। प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा देखभाल नियम 2013 के उपनियम 3 में संशोधन किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इस बैठक में पर्यटन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही कैबिनेट ने नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया आमान यानी गेज परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे को 42.1576 हेक्टेयर भूमि देने का फैसला किया है। और हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल से राज्य की अर्थव्यवस्था में अब दम घुटने की नौबत है। प्रदेश की सरकार को खर्चे और वेतन के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति रखी है। आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल को अगले 5 वर्षों में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए कुल 70,718 करोड़ रुपए भरने होंगे, जिसमें 44,617 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के ही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश पर कुल लोन 94,992 करोड़ रुपए हो चुका है। राज्य पर वित्त वर्ष 2018-19 में 44% लोन मार्केट से लिया था, जबकि 2022-23 में ओपन मार्केट लोन 53% हो गया। वहीं हिमाचल सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे।
महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। और सीआईआई ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सोशल टेक स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया। इसका मकसद सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने वाले सोशल टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उनके अनुभवों को सुनना और उद्योग जगत से CSR के तहत सहायता दिलाने का मंच प्रदान करना है। इस दौरान सीआईआई ने स्टार्टअप कंपोडियम और फिश प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। सीआईआई के राष्ट्रीय कृषि परिषद के सह अध्यक्ष बी त्यागराजन ने कहा कि देश जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में स्टार्टअप्स की भूमिका अहम होगी। इसके लिए देश में एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना होगा। One is through global engagements, that is through corporate looking to expand their reach beyond domestic markets. The second is the market access, provides that invaluable services including tailored strategies and networking opportunities that enable startups with corporates to enter and thrive in new markets, because CII has a very large membership and both forward linkages and backward linkages can be provided by CII, and that's what is the attempt of this center. और भारत बायोटेक की प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत में बायोटेक उद्योग के बढ़ते कारोबार और विदेशी मांग के अनुरूप बायोटेक में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। Globally, we are witnessing transformative advancements driven by tech startups that are shaping industries and improving lives. From breakthroughs in healthcare and that extend lives and also enhance quality of care, to educational tools that democratize learning opportunities, technology is proving to be a powerful enabler for social good. और रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर की घोषणा की। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के उपयोगकर्ताओं को जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर के तहत 100 GB तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। इसके ग्राहक सभी फोटोग्राफ्स, वीडियो, दस्तावेज, अन्य सभी डिजिटल सामग्री और डेटा को सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह ऑफर इस साल दिवाली से शुरू हो जाएगा। I'm thrilled to announce the Jio AI Cloud Welcome Offer. Today, I am announcing that Jio users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Jio AI Cloud Welcome Offer starting Diwali of this year. और खबर अयोध्या से, जहां गैंगरेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मोईद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सपा नेता मोईद ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी अर्जी खारिज कर दी। मोईद खान जमानत के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई थी। समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा 29 जुलाई को थाना पूरा कलंदर में दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी सपा नेता के बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है। अन्य प्रॉपर्टीज की अभी भी जांच हो रही है। मोईद खान के DNA रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जिला स्तरीय मेगा रोजगार एवं ऋण मेले में हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास सुशासन का मॉडल तय करता है, जबकि सपा के शासनकाल में अराजकता ही राज्य की पहचान बन चुकी थी। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से दर्ज किए गए यौन शोषण के केस को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय करने से के आदेश को चुनौती देने के साथ साथ इसी याचिका में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग भी कर डाली है। अगर उन्हें आरोप तय करने को चुनौती देनी थी तो पहले इस आदेश को चुनौती देनी थी। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को 2 हफ्ते में संक्षिप्त नोट जमा कराने को कहा। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। भाजपा ने कल राज्यव्यापी बंद बुलाया था। वहीं हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिवसीय धरना दे रही है। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। भाजपा का कहना है कि इंसाफ के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा। कल सीएम ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद से आंदोलन और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ममता के नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। और कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विवादित बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बल्कि बदला लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान प्रदर्शनकारियों का अपमान है। देखिए, आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है। और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूँ क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती हैं कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह होता है। और खबर गुजरात से, जहां भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर एक बार कहा है कि अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
और गुजरात आई भारी आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र की ओर से लगातार राज्य को मदद भेजी जा रही है। राज्य में इस समय 14 टीमें एनडीआरएफ की और 22 टीमें एसडीआरएफ की और इसके साथ ही साथ सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पिछले 2 दिनों में द्वारका में भारी बारिश हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया। राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर बाढ़ के हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भी लगातार राज्य में स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पानी में फंसे लोगों के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। खासकर वडोदरा शहर और जिले, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में भोजन के पैकेट, पीने के पानी के पाउच और स्वास्थ्य संबंधी दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।